हेलो फ्रेंड्स, अकाउंट्स एंड फाइनेंस गुरुकुल चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंजीव मिश्रा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज कर लीजिएगा। क्लास 11th बिजनेस स्टडीज, चैप्टर नंबर उसका 2 है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और ये उसका क्लास नंबर 1 है। क्लास शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बात मैं बता दूं कि जो भी आपका क्लास 11 से रिलेटेड, क्लास 11 बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड जो भी वीडियोस है वो इस चैनल पे एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जिसका नाम है क्लास 11 बिजनेस स्टडीज। उसमें सभी आपके क्लास 11 का जो भी बिजनेस स्टडीज का वीडियो है सारा मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको वीडियो ढूंढने में परेशानी नहीं होगा। और दूसरा ये क्लियर आपको कर दूं कि मैं यहाँ पे जो भी पढ़ाने वाला हूँ लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को फॉलो किया जाएगा, ठीक है। एकदम फुल डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। कोई शॉर्टकट नहीं, लाइन बाय लाइन सब पूरा अंडरस्टैंडिंग। आपको पता होगा कि जो भी अभी आप क्लास 11th में, जब आप क्लास 12th में चले जाएंगे, ठीक है, तब आपको धीरे धीरे ये रियलाइज होगा, ठीक है। या आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर देखेंगे कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसका कहीं ना कहीं बेस क्या होता है, बेस एनसीईआरटी का बुक ही होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप प्राइवेट ऑथर्स का बुक ना लें और आप सिंपल एनसीईआरटी के बुक से ही पढ़े, ठीक है। यहां तक कि जो एग्जामिनर्स यानी जो पेपर को चेक करते हैं, चेकर्स को जो आपका सजेस्टेड आंसर दिया जाता है वो आंसर मेनली एनसीईआरटी के बुक का ही होता है, ठीक है। तो इसीलिए आप कोशिश करिए कि एनसीईआरटी बुक से ही पढ़े। अभी 11th में एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फिर जाके 12th में आपको आदत लग जाएगा एनसीईआरटी का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर हमारा क्या है? चैप्टर नंबर है हमारा 2। चैप्टर नंबर 2, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसको शुरू करने से पहले मैं कुछ बात बता दूं। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा? देखिए, बिजनेस करने से पहले ये डिसाइड करना पड़ता है कि बिजनेस आखिर कैसे करें, यानी उसका फॉर्म क्या है। आगे चल के हम देखेंगे फॉर्म्स है, ठीक है। उसमें से सबका अपना अपना, सारे फॉर्म का अपना मेरिट है, डिमेरिट है, फीचर्स है। उस बेसिस पे सब अपना डिसीजन लेंगे कि कौन से फॉर्म में हम बिजनेस करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, हिंदू फैमिली है, ठीक है। जॉइंट हिंदू फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। यानी किस फॉर्म ऑफ बिजनेस में हम अपने बिजनेस को कैरी ऑन करेंगे ये भी सोचना पड़ता है। और ये डिसाइड हम कैसे करते हैं? उसका सबका अपना मेरिट और डिमेरिट देखने के बाद, ठीक है। तो चैप्टर शुरू इन्होंने एक एग्जाम्पल के साथ किया, तो वो एग्जाम्पल पहले हम देख लेते हैं, ठीक। बोल रहा है, नेहा ब्राइट फाइनल ईयर स्टूडेंट वाज वेटिंग फॉर हर रिजल्ट टू बी डिक्लेयर्ड व्हाइल एट होम शी डिसाइडेड टू पुट हर फ्री टाइम टू यूज। यानी कि नेहा ने अपना एग्जाम दे दिया था, ठीक है। फाइनल यानी ग्रेजुएशन का एग्जाम फाइनल ईयर का दे दिया था। उसके बाद उसके पास फ्री टाइम था तो वो सोच रही थी उसको यूज किया जाए, ठीक है। हैविंग एन एप्टीट्यूड फॉर पेंटिंग, यानी पेंटिंग का बहुत ही उसका शौक था और उसको जानकारी भी था, यानी नॉलेज था पेंटिंग के बारे में उसके पास। शी ट्राइड हर हैंड एट डेकोरेटिंग क्ले पॉट, यानी जो मिट्टी का जो पॉट्स होता है उसको डेकोरेट करने का उसने सोचा फिर, ठीक है। एंड बाउल्स विद डिजाइन्स। शी was excited at the praise showered on her by her friends and acquaintance on her work, यानी जो उसके आसपास के लोग थे वो बहुत देख के खुश हुए कि मतलब जो उसका काम था उसको देख के उन्होंने उसका हौसला बढ़ाया और वो इससे बहुत ही खुश हुई। She even managed to sell a few pieces of unique hand pottery from her home to people living in and around her colony, और धीरे धीरे आसपास के जो कॉलोनी के लोग थे उनको भी उसने सामान बेचा, यानी वो जो क्ले पॉट डिजाइन था उसने बेचा, ठीक है। ये उसके आगे ऑपरेटिंग फ्रॉम होम, शी वाज एबल टू सेव ऑन रेंटल पेमेंट, ठीक है। यानी कुछ उसने सेव भी कर लिया, ठीक है। शी गेन्ड अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी बाय वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी एज अ सोल प्रोप्राइटर। उसके बाद धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए मैंने कोई प्रोडक्ट यूज किया और उस प्रोडक्ट को दूसरों को बताया तो उसी को बोलते हैं माउथ पब्लिसिटी। तो माउथ पब्लिसिटी उसका खूब हुआ। She further perfected her skills of painting poetry and created new motifs and designs, और फिर से उसने अपना और स्किल डेवलप किया और नए नए डिजाइन्स और भी क्रिएट करना शुरू किया। All this generated great interest among her customer and provided a boost for the demand of product, और इसकी वजह से उसका डिमांड, उसके प्रोडक्ट का डिमांड और भी ज्यादा हो गया।
By the end of the summer, she found that she had been able to make a profit of 2,500 from her paltry investment in colors, pottery and drawing seed. यानी ओवरऑल उसने पूरे एंड ऑफ द समर में उसने कितना कमाया, 2,500 रुपया कमा लिया। ठीक है, अब ये मत बोलिएगा सर 2,500 तो बहुत कम है। ठीक है, ये एग्जाम्पल अभी देख रहे हैं। ठीक है, आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग दे रहा है, समझने का कोशिश करिए, इसी पे आगे ये चैप्टर पूरा बेस है। She has therefore decided to set up ऑन आर्टवर्क बिजनेस। उसके बाद अभी तो वो घर से ही बिजनेस कर रही थी, अब उसने क्या डिसाइड किया अल्टीमेटली कि एक बिजनेस शुरू कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सी कैन कंटिन्यू रनिंग द बिजनेस और ऑन हर ऑन एज सोल प्रोप्राइटर। पहला उसके पास क्या ऑप्शन है कि खुद अकेले ही करे यानी सोली करे। दूसरा, बट सी नीड्स मोर मनी ऑफ फॉर डूइंग बिजनेस ऑन अ लार्ज स्केल, लेकिन उसको पैसा ज्यादा चाहिए। Her father has suggested that she should form a partnership, और इसीलिए उसके पापा ने क्या बोला कि rather than doing the business on self, she should go for a partnership with her cousin, यानी cousin और उसका अपना पार्टनरशिप हो जाए, cousin उसमें पैसा इन्वेस्ट कर देगा और वो उसका फिर बिजनेस करेगी। ठीक है, her father has suggested that she should form a partnership with her cousin to meet the needs of additional funds and for sharing profit and responsibility। इससे क्या होगा कि फर्दर जो आगे का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, यानी रिस्क और प्रॉफिट दोनों बांटेंगे, यानी कजन और वो नेहा भी। ठीक है, side by side he is of the opinion that it is also possible that business might grow further and may require formation of a company। फिर इनका ख्वाब कुछ और भी बढ़ने लगा और वो क्या सोचने लगे कि बिजनेस इतना बड़ा हो जाएगा कि फिर और भी पैसा लगे चाहिए होगा, तो फिर हम कंपनी खोल लेंगे। ठीक है, सी इज इन अ फिक्स एज टू व्हाट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सी शुड गो इन। यही सारा ऑप्शन है। पहला क्या था उसके पास ऑप्शन कि सोल प्रोप्राइटरशिप चला ले, दूसरा आया उसके पास ऑप्शन कि पार्टनरशिप कर ले, तीसरा ऑप्शन आया कि कंपनी बना ले। तो यही जो ऑप्शन है यही होता है हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, यानी जो हमारा बिजनेस है हम बिजनेस किस फॉर्म में करें इसी को बोलेंगे, यही डिसाइड करना होता है और यही है हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। तो अब हम चैप्टर को करते हैं शुरू। पहला हम ये चैप्टर आपको 4 से 5 वीडियोस में मिलेगा। ठीक है, और पूरा थॉरली हम पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन पहले देखते हैं। इफ वन इज प्लानिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस और इज इंटरेस्टेड इन एक्सपेंडिंग एन एग्जिस्टिंग वन एंड अंडरस्टैंड एन इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेट्स टू द चॉइस ऑफ द फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि आप अगर कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, पहले ये तो आप डिसाइड करिए कि किस टाइप ऑफ बिजनेस में आप उस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करेंगे, यानी उस बिजनेस का फॉर्म क्या होगा। ठीक है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म इज डिटरमाइंड बाय वेइंग द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस फॉर ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस अगेंस्ट वंस ऑन रिक्वायरमेंट। अच्छा, यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपका ये है तो ये होगा, ये सब बेसिस है कि आपका जो अपना रिक्वायरमेंट क्या है, यानी वंस रिक्वायरमेंट, यानी कि टू कैरी ऑन माय बिजनेस व्हाट फॉर्म of organization should I choose depend upon my requirement and that requirement will be compared with the advantages and disadvantages of that form। ठीक है, ये मैंने शुरू में ही आपको बोला था। various forms of business organization from which one can choose the right one include, पहला होता है sole proprietorship, फिर joint Hindu family business, फिर पार्टनरशिप, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फिर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, यानी ये सिंपल कंपनी है। ठीक, आगे देखते हैं। फिर लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन विद सोल प्रोप्राइटरशिप, द सिंपलेस्ट फॉर्म। यहीं पे बता दिया सबसे सिंपल कौन सा है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, एंड देन वी विल मूव टू सम कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहला हमारा कौन सा है, सबसे पहला हमारा शुरू करते हैं हम सोल प्रोप्राइटरशिप से। ठीक है, do you often go in the evening to buy register, pen, chart paper, etc. from a small neighborhood stationery store? Well, in all probability in the course of your transaction you have interacted with a sole proprietor। यानी जो भी आप नॉर्मल दुकान पे जाते हैं वो नॉर्मली क्या होता है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है। ठीक है, तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप हमारा बिजनेस होता है, जो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है उसमें क्या होता है कि जो बिजनेस होता है उसको बोलेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, और
उसमें मालिक जो होगा वो एक ही होगा और उसको क्या बोलेंगे, सोल प्रोपराइटर, या सिंपल इसको क्या बोल सकते हैं, प्रोपराइटर। यानी बिजनेस कौन चलाएगा, एक आदमी चलाएगा और उसका नाम होगा क्या, प्रोपराइटर। ठीक है, सारा रिस्क भी इसी का होगा, सारा पैसा भी यही लगाएगा, सारा प्रॉफिट भी यहीं से पॉइंट बनेगा, याद रखिएगा, सारा प्रॉफिट भी इसी का होगा, मैनेजमेंट भी इसी का होगा। ये सारा कुछ फीचर्स हो गया जो आगे मेरिट और डिमेरिट भी बने। ठीक है, तो आप नॉर्मली जहां भी जाते हैं दुकान पे, छोटे मोटे दुकान पे, सभी दुकान पे नहीं, छोटे मोटे दुकान जो भी होते हैं वो किस फॉर्म में चलाते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप के फॉर्म में चलाते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इज द मोस्ट सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेसेस। ये किसके लिए ज्यादा सुटेबल है, स्मॉल बिजनेसेस के लिए। देखिए आगे जब हम जाके पढ़ेंगे अभी फर्दर, तो उसमें देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है, जो फॉर्मेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है वो बहुत ही इजी होता है। इसीलिए कोई भी कभी भी आ जाता है, फॉर्म कर देता है बिजनेस और कभी भी निकल सकते हैं। यहाँ पे कोई उतना बहुत रेयर ही कुछ रिस्ट्रिक्शंस है सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में, इसीलिए ज्यादा, हेंस दैट इज व्हाई इट इज मोस्ट पॉपुलर वन। ठीक है, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी मुझे अभी दिमाग में आया, ठीक है एक बिजनेस करते हैं, तो सबसे जो इजी फॉर्म ऑफ बिजनेस है, यानी जहां कोई बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कोई रूल रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है, यानी फॉर्मेलिटीज फॉलो करना पड़ता है फॉर्म करने के लिए, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, और गवर्नमेंट चाहती भी नहीं है। अच्छा, रूल रेगुलेशन कौन मेनली बनाएगा इनके लिए, रूल रेगुलेशन मोस्टली गवर्नमेंट ही बनाएगी। तो गवर्नमेंट चाहती भी नहीं है कि जो हमारे स्मॉल बिजनेसेस है उनको भी तो बिजनेस करने का हक है ना। अब स्मॉल बिजनेसेस को बोल दीजिए कि आपको बिजनेस शुरू करने के से पहले बहुत सारे फॉर्मेलिटीज निभाना पड़ेगा, तो वो तो भाई बोलेगा भाई मुझे बिजनेस नहीं करना, मैं घर पे आराम से बैठूंगा। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि उस पर ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया जो सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में है। ठीक है, especially in their initial year of operation. Sole proprietorship refers to a form of business. देखिए फिर से मैं याद दिला दूं, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं उसको आपको लर्न करना है और जो अंडरलाइन करूंगा उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो ये हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप का डेफिनेशन कि सोल प्रोप्राइटरशिप refers to a form of business organization which is owned, managed and controlled by an individual who is the recipient of all profit and bearer of all the risk. यहां से मेरा डेफिनेशन बन गया किस चीज का, सोल प्रोप्राइटरशिप का डेफिनेशन है क्या, सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस विच इज ऑन, यानी मालिक, मैनेज यानी मैनेजमेंट, और कंट्रोल कौन करेगा, एक आदमी, एक बंदा करेगा, और फर्दर हम जाके देखेंगे उसको क्या प्रोप्राइटर बोलेंगे। हु इज द रिसिपिएंट ऑफ ऑल द प्रॉफिट, और फर्म को जो भी प्रॉफिट होगा वो उसका होगा, और जो भी रिस्क होगा, रिस्क इन द सेंस आप बोल सकते हैं लॉस होगा, वो भी उसी एक आदमी का होगा। दिस इज एविडेंट फ्रॉम टर्म इटसेल्फ। दिस वर्ड सोल का मतलब ही क्या होता है, ओनली, और प्रोप्राइटर का मतलब ऑनर, यानी एक ही मालिक है। यानी इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म देयर इज ओनली वन ऑनर एंड ही इज कॉल्ड एज सोल प्रोप्राइटर। ठीक है, दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस इज पर्टिकुलरली कॉमन इन द एरिया ऑफ पर्सनलाइज्ड सर्विसेज। मेनली वो सारे सर्विसेज जहां पे बहुत पर्सनलाइज सर्विस, यानी खुद जिसका बिजनेस है उसको इन्वॉल्व होना पड़ता है, उसको सर्विस देना पड़ता है, उस सेक्टर में ज्यादा ये रेलिवेंट है। वैसा कह नहीं सकते, जरूरी भी नहीं है ये। ठीक है, लेकिन ऐसा देखा जाता है। फॉर एग्जांपल ब्यूटी पार्लर। ठीक है, ब्यूटी पार्लर किस चीज पे डिपेंड करता है, जो वहां पे ब्यूटी पार्लर का सर्विस दे रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो नॉर्मली ये छोटे मोटे जो बिजनेसेस होते हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप में ही चलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे हमारा फीचर, सभी में आगे आप जाके देखेंगे तो सबका फीचर बात करेगा, सबका मेरिट और सबका डिमेरिट। और क्वेश्चन भी एग्जाम में ऐसा ही आता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। आगे जाके देखेंगे व्हाट इज द फीचर ऑफ पार्टनरशिप, ये सब बातें करेंगे। तो सब शुरू करते हैं हम फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सैलेंट फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर एज फॉलो। पहला, फॉर्मेशन एंड क्लोजर, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा फिर से याद दिला देता हूं कि जो भी पॉइंट है हेडिंग आप तो क्लियरली वही याद करिएगा। ठीक है, और जो अंदर का कंटेंट हो आप खुद से बना सकते हैं।
तो फॉर्मेशन और क्लोजर यहाँ पे बहुत कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है, बहुत ही इजी है फॉर्म करना और फिर बिजनेस को बंद करना, ठीक है। तो देखते हैं आगे हम। देयर इज नो सेपरेट लॉ दैट गवर्न सोल प्रोप्राइटरशिप, कोई अलग से लॉ नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो हमारी बिजनेसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल कंपनी होती है, उनके लिए एक सेपरेट लॉ है। जो भी अपना बिजनेस कंपनी के फॉर्म में चलाना चाहेगा उसको पहले उसको एडहायर करना पड़ेगा, उसके रूल एंड रेगुलेशन जो उस लॉ में लिखा हुआ है। लेकिन जो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप है उस केस में कोई भी सेपरेट लॉ गवर्न नहीं करता। बहुत ही छोटा मोटा जो भी लॉ है वो तो जरूर होगा, वो तो सभी के केस में लागू होता है। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए कि अगर उस बिजनेस से उसको पैसा कमाएगा तो वो इनकम टैक्स पे करेगा, तो उसके लिए उसको इनकम टैक्स का एक्ट फॉलो करना पड़ेगा, इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। अच्छा, उसने अगर कोई खाने पीने का बिजनेस शुरू किया तो एफएसएसआई का भी परमिशन उसको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उस केस में उसको एफएसएसआई का परमिशन लेना पड़ेगा। ये सब छोटे मोटे तो उसको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। हार्डली एनी लीगल फॉर्मेलिटीज एंड required to start a sole proprietorship business, though in some cases one may require a license. Closure of businesses can also be done very easily, यानी चाहे वो बिजनेस शुरू करना हो और चाहे वो एंड करना हो, बहुत ही इजी है। Thus there is in easy formation as well as closure of the business। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है liability, ठीक है। फिर से मैं यहाँ पे समझा दूं आपको। देखिए, जो हमारा बिजनेस है, सपोज करिए यहाँ पे जो भी एसेट होगा और लायबिलिटी होगा, ठीक है। सपोज करिए मैं ये बिजनेस बंद कर रहा हूं, तो क्या होगा, सारे एसेट्स सेल होंगे, फिर उस पैसे से लायबिलिटी पे होगा, ठीक है। अब मान लीजिए आप कि ये जो लायबिलिटी है सारा पे नहीं हो पाया और कुछ लायबिलिटी रिमेनिंग है, तो वो लायबिलिटी किसको देना पड़ेगा, इनको देना पड़ेगा, ठीक है। यानी यहां से जितना भी आएगा, चाहे वो 1 लाख हो, चाहे 10 लाख, 10 करोड़, वो सब किसका लायबिलिटी होगा, इनका। यानी कि इनको पैसा, इनको लायबिलिटी इन केस में कितना पड़ेगा, अनलिमिटेड है, ठीक है। जितना भी यहां से लायबिलिटी होगा कोई फिक्स नहीं है, सब इनको बियर करना पड़ेगा। इसीलिए इसका एक फीचर क्या है, जो लायबिलिटी होगा वो हमारा अनलिमिटेड होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा देखते हैं। देखिए, सपोज करिए मुझे बिजनेस करना है, तो मैं बिजनेस क्या करूंगा, सपोज करिए मैंने 10 करोड़ के साथ एक प्रोप्राइटरशिप फर्म खोला, ठीक है। बिजनेस मैंने चलाया, 2 साल के बाद मुझे लगा कि मुझे लॉस होगा, ठीक है। और 2 साल के बाद जो भी मैंने एसेट खरीदा था, या सोचिए ना 2 साल बाद मेरे बिजनेस में आग लग गया, फायर, सारे एसेट जल गए। लेकिन क्या एसेट्स जलने के साथ साथ मैंने कुछ लोन लिया था और ये सब लिया था, तो क्या मेरा लोन थोड़ी जल जाएगा, लोन तो फिर भी बैंक वाला आके मेरे से मांगेगा। लेकिन सिंस कि मेरा फर्म में सारा एसेट जल गया, तो मुझे सारा पैसा किसको देना पड़ेगा, फिर सारा पैसा जो फर्म का लायबिलिटी होगा वो मैं दूंगा, ठीक है, यानी प्रोपराइटर देगा। तो यहाँ पे जो 10 करोड़ स्टार्टिंग में मैंने पैसा इन्वेस्ट किया था वो तो हो ही गया, वो तो लगा ही लगा। उसके अलावा अगर और भी कोई लायबिलिटी उस फर्म से आगे, वो भी मुझे ही देना पड़ेगा, और वो कोई लिमिट भी नहीं है, वो जितना भी लायबिलिटी होगा सब मुझे देना पड़ेगा। इसीलिए बोला जाता है कि फर्म के केस में, सॉरी, प्रोप्राइटरशिप के केस में हमारा लायबिलिटी अनलिमिटेड है, ठीक है। आगे देखते हैं। सोल प्रोप्राइटर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी, यही मेन है, ठीक है। That implies that the owner is personally responsible for the payment of debt in case the asset of the business are not sufficient to meet all the debt। ये सब याद करिएगा, ठीक। यानी वही बात बोला कि अगर फर्म के एसेट्स बेचने से हमारा लायबिलिटी पे ऑफ नहीं हो पाया, तो फिर वो कौन देगा, वो सारा पेमेंट पार्टनर करेगा, पार्टनर का लायबिलिटी हो जाएगा। As such, the owner's personal possessions such as his her personal car and other assets could be sold for repaying the debt। और उसके लिए जो ऑनर है उसका पर्सनल एसेट्स भी बिक जाएगा उस लायबिलिटी को पे करने के लिए। सपोज करिए, एग्जांपल अब ये ले रहे हैं क्या, सपोज द टोटल आउटसाइड लायबिलिटी ऑफ XYZ ड्राई क्लीनर्स सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म 80,000, यानी फर्म का कितना लायबिलिटी 80,000, उसके एसेट्स बेच के कितना मिला 60,000, तो बाकी 20,000 कौन देगा, वो प्रोप्राइटर का लायबिलिटी हो जाएगा फ्रॉम हर पर्सनल सोर्स, ठीक है।
अगला हमारा फीचर क्या है इसका, सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट। स्टार्टिंग में ही हमने बात किया था क्या, कि जो हमारा बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, उसका मालिक एक ही है, कौन, सोल प्रोप्राइटर, और सारा रिस्क भी उसी का होगा, और रिस्क उसका है तो प्रॉफिट भी उसी का होगा। द रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ बिजनेस इज borne all alone by sole proprietor. However, if the business is successful, the profit enjoys all the benefit. The proprietor enjoys all the benefit. He receives all the business profit, which become a direct reward for his risk bearing. अच्छा, आगे जाके आप देखेंगे प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट कहां से होता है, जो मैंने बिजनेस शुरू किया। प्रॉफिट क्या होता है एक्चुअली, प्रॉफिट होता है रिवार्ड फॉर रिस्क, यानी जो मैंने बिजनेस शुरू किया है उस बिजनेस में जो रिस्क है वो रिस्क मैंने लिया है, और उसी रिस्क का रिवॉर्ड क्या है, प्रॉफिट। तो जो बिजनेस है मैंने अकेले शुरू किया, यानी रिस्क है तो लॉस हो सकता है, तो रिस्क सारा मेरा, यानी लॉस भी मेरा और प्रॉफिट भी सारा मेरा। अगला पॉइंट, कंट्रोल। कंट्रोल किसका होगा, मेरा होगा। देखिए, अच्छा एक चीज और देखिएगा, ये बहुत ही बढ़िया बात है कि कंट्रोल किसका है, सिंगल एक आदमी का है। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में कंट्रोल किसका है, एक आदमी का है, यानी सब डिसीजन कौन लेगा, अकेले। आप खुद ही अपने ही बारे में सोचिए, अगर आप बताइए कि एक डिसीजन कुछ लोग मिल के लेंगे और एक डिसीजन अकेला कोई लेगा, तो अच्छा डिसीजन कौन होगा, अच्छा डिसीजन मतलब वैसे तो अगर सोचे बहुत लोगों का सोच मिला रहे हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन डिसीजन क्विकली कौन सा होगा, जिसमें सिंगल एक आदमी इन्वॉल्व होगा, क्योंकि किसी से ज्यादा पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे जो कंट्रोल का बात हो रहा है, कंट्रोल किसका है, सिंगल आदमी का है। द राइट टू रन द बिजनेस एंड मेक ऑल डिसीजन लाइज विद absolutely with the sole proprietor. He can carry out his plan without any interference, और किसी दूसरे का इंटरफेरेंस नहीं होगा। ये एक एडवांटेज भी देखिए, जो आगे फिर हम पढ़ेंगे ना, मेरिट और डिमेरिट, वो मेरिट और डिमेरिट कहीं ना कहीं इन्हीं पॉइंट से क्रिएट होगा। कुछ इसका मेरिट है ये सब, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर्मेशन क्लोजर क्या है हमारा, इजी है, तो ये उसका मेरिट बन जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, दूसरा पॉइंट लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड, तो देखिए तो ये गलत बात है, तो इसका उसका डिमेरिट बन जाएगा। सोल रिस्क बियरर और प्रॉफिट रिसिपिएंट, रिस्क बियरर तो उसके लिए डिमेरिट है और प्रॉफिट रिसिपिएंट इसके लिए मेरिट बन जाएगा। कंट्रोल, सिंगल कंट्रोल है, इंटरफेरेंस कम हो जाएगा, तो ये भी मेरा मेरिट बन जाएगा। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा है नो सेपरेट एंटिटी। देखिए, यानी कि जो मेरा सोल प्रोप्राइटरशिप है उसका कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है, वो कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो ये जो हमारा बिजनेस है वो बिजनेस का कोई भी सेपरेट एंटिटी नहीं है, यानी वो बिजनेस किसका है, ये बिजनेस कहीं ना कहीं इन पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड भी आगे जाके यूज हो सकता है क्या, कि दी, क्या यूज होगा कि द फर्म एंड द प्रोपराइटर आर सेपरेट फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि अकाउंटिंग करने के लिए, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए तो वो दोनों सेपरेट है, यानी जो फर्म है और जो उसका पार्टनर है वो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट है, लेकिन बट लीगली दे आर नॉट सेपरेट, यानी वो सेम है। यानी अगर सपोज करिए कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ने कुछ गलत काम किया, उस पर केस होगा, तो अल्टीमेटली पकड़ा किसको जाएगा, पकड़ा जाएगा सोल प्रोप्राइटरशिप पर। यानी अगर कोर्ट के नजर से देखें, जस्टिस के नजर से देखें, तो वो दोनों सेम है, यानी ये कोई और नहीं है, ये प्रोप्राइटरशिप ही है, बस उसने अपना प्रोप्राइटर ही है, बस उसने अपना शकल बदल लिया है, ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग करने के लिए, प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, सपोज करिए प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो उस केस में फिर इसका जो पर्सनल एक्सपेंस होगा, ये प्रोपराइटर का जो घर का अपना एक्सपेंस होगा, वो अपना एक्सपेंस यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम माइनस नहीं करेगा, ठीक है। वो इसको अलग रखेगा और अपना घर का खर्चा और घर का जो सेपरेट और भी कुछ इनकम आता होगा वो अलग रखेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्या कि फ्रॉम the firm and the proprietor are separate from accounting point of view, but legally they are not separate, लेकिन legally वो separate नहीं है, वो एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे यही पॉइंट यूज करेंगे ये लोग, ठीक है। नो सेपरेट एंटिटी इन द आईज ऑफ लॉ, यानी लॉ के नजर में वो सेपरेट नहीं है। नो डिस्टिंक्ट
distinction is made between the sole trader and his business, as business doesn't have an identity separate from the owner. The owner is therefore held responsible for all the activity of the business. और इसीलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि लीगली दे आर नॉट सेपरेट, ठीक है। जो भी बिजनेस काम करेगी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? ऑनर ही रिस्पॉन्सिबल होगा। अगला पॉइंट है हमारा लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, यानी यहां पे बिजनेस है, कौन चला रहा है? बिजनेस अकेले वो मालिक चला रहा है। बिजनेस जो हमारा है वो अकेले कौन चला रहा है? ऑनर चला रहा है। तो अगर वो प्रोपराइटर, वो जो ऑनर है, अगर वो डिसेबल हो गया या उसका डेथ हो गया, तो बिजनेस के कंटिन्यूटी पे क्या हो जाएगा? बंदिश लग जाएगा, यानी बिजनेस फर्दर कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। तो यही बोल रही है, इसका आगे जाके डिसएडवांटेज बन जाएगा, ठीक है। ये सेल नहीं है, सोल है। The sole proprietorship business is owned and controlled by one person, and therefore death, insanity, imprisonment, or physical ailment or bankruptcy of the sole proprietor will have a direct and detrimental effect on the business and may even cause the closure of the business। यानी यही बोल रहा है कि अगर वो पर्सन या तो वो मर गया, या इंसैनिटी हो गया, इम्प्रिजनमेंट हो गया, फिजिकल एलिमेंट हो गया, बैंकरप्ट हो गया, तो फिर बिजनेस को बंद करना पड़ सकता है। तो इसीलिए बिजनेस की कंटिन्यूटी के आधार पर अगर सोचा जाए तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे मेरा फीचर सब खत्म हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम मेरिट पे, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का मेरिट, ठीक है। Sole proprietorship offer many advantages. Some of the important ones are as follow. Quick decision making. Quick decision making है, यहाँ पे जो भी मैनेजमेंट है वो किसका है? सिंगल एक ही आदमी है, सब बिजनेस कंट्रोल कर रहा है, तो डिसीजन एक ही आदमी को लेना है तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। A sole proprietor enjoys considerable degree of freedom in making business decision. Further, the decision making is prompt because there is no need to consult other. Prompt क्यों है? जल्दी क्यों है डिसीजन यहाँ पे? क्योंकि किसी और से सलाह मशवरा नहीं करना, सीधे जो भी करना है वो किसको करना है? वो अकेले प्रोपराइटर को ही करना है, तो इसीलिए जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और इसकी वजह से फर्म को बहुत ही बेनिफिट हो सकता है, तो इसीलिए मेरिट है। This may lead to timely capitalization of market opportunity as and when they arise। देखिए बिजनेस में कभी कभी कुछ डिसीजन होता है, बहुत ही क्विक लेना होता है, ठीक है। और आगे हम देखेंगे कि जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है वहां पे बहुत ही रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, बहुत लोगों को बुलाना पड़ेगा, फिर डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या, अकेले मुझे डिसीजन लेना सोल प्रोप्राइटर को, तो फिर यहाँ पे इजी होता है, ठीक है। दूसरा क्या है मेरा? कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा, यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है किसके पास है? एक बंदे के पास है और उसका ही तो बिजनेस है, तो बताइए जो उसका इंफॉर्मेशन है क्या कॉन्फिडेंशियल रहेगा? जानकारी भी मेरा है और जानकारी केवल मेरे पास ही है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो मेरे ही रिलेटेड है और इंफॉर्मेशन मेरे पास ही है, तो क्या वो मैं कॉन्फिडेंशियल रखूंगा ना? हाँ, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी, इंफॉर्मेशन का कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहता है। सो डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी इनेबल्स द प्रोपराइटर टू कीप ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बिजनेस ऑपरेशन confidential and maintain secrecy. A sole proprietor is also not bound by law to publish firm's account। आगे हम देखेंगे कि कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जिनको अपना अकाउंट यानी प्रॉफिट लॉस और ये सब पब्लिश करना पड़ता है न्यूज़पेपर में और अलग अलग जगह, ठीक है। तो इसलिए वहां पे क्या होता है, जो भी मेरा प्रॉफिट होगा सब जान जाएंगे, लेकिन जब मेरा सोल प्रोप्राइटरशिप है मुझे किसी और को दिखाने का कोई लीगली मैं बाउंड ही नहीं हूँ, ठीक है। तो फिर मेरा यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहता है। डायरेक्ट इंसेंटिव, यहाँ पे जो भी इंसेंटिव है किसको मिल रहा है? सारा पैसा किसका है? मेरा ही है। सपोज करिए मैं सोल प्रोप्राइटर हूँ, सारा पैसा मेरा ही है, सारा प्रॉफिट भी मेरा ही होगा, यानी जो भी मैं उस बिजनेस से रिलेटेड मेहनत करूंगा अल्टीमेटली उसका इंसेंटिव किसे मिलेगा? मुझे ही मिल जाएगा, ठीक है। तो a sole proprietor directly reaps the benefit of his or effort as he is the sole recipient of all the profit। और जो भी प्रॉफिट होगा अकेला मेरा ही है, तो जो भी मैं मेहनत करूंगा वो मुझे मिलेगा, तो डायरेक्ट इंसेंटिव है। The need to share profit doesn't arise as he is the single owner। This provides maximum incentive to the sole trader to work hard। अगला क्या हमारा? सेंस ऑफ accomplishment। देखिए सेंस ऑफ accomplishment यानी
अपने मतलब तसल्ली होता है, कहने का मतलब क्या कि खुद सेटिस्फेक्शन होता है, कहने का मतलब, ठीक है। देखिए इस फॉर्म ऑफ बिजनेस में जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो अल्टीमेटली बेनिफिट किससे मिलेगा, मुझे मिलेगा। यानी जो मैं एफर्ट डाल रहा हूँ फिर अपने हिसाब से डालूंगा और उसका बेनिफिट भी मुझे अपना ही मिलेगा, तो सेटिस्फैक्शन तो होना लाजमी है। देयर इज अ पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन्वॉल्व इन वर्किंग फॉर वनसेल्फ। अपने आप के लिए काम करने से एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलता है। द नॉलेज दैट वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ द बिजनेस नॉट ओनली कंट्रीब्यूट टू सेल्फ सेटिस्फैक्शन बट ऑल्सो इंस्टिल्स in the individual a sense of accomplishment and confidence in one's ability, ठीक है। ease of formation and closure, स्टार्टिंग में हमने बात किया था कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म होता है उसको शुरू करना और बंद करना ज्यादा बड़ा काम नहीं है, तो ये भी इसका मेरिट है। यानी अगर मुझे बिजनेस करना है तो आज डिसाइड किया कल बिजनेस या अभी शुरू हो जाए, और क्लोज भी आज मुझे लग रहा है कि अब बिजनेस में अच्छा नहीं है तो फिर बिना किसी को कुछ बताया सेटल डाउन करो, बात खत्म, ठीक है। एन इंपॉर्टेंट मेरिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज पॉसिबिलिटी ऑफ एंटरिंग इनटू बिजनेस विद मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज, यानी बहुत ही मिनिमम या नो लीगल फॉर्मेलिटीज है। देयर इज नो सेपरेट लॉ दैट गवर्न्स द सोल प्रोप्राइटरशिप, कोई भी अलग से लॉ नहीं है। As sole proprietorship is the least regulated form of business, it is easy to start and close the business as per the wish of the owner, ठीक है। अगला है हमारा लिमिटेशंस, यानी इस बिजनेस का लिमिटेशन, इस फॉर्म ऑफ बिजनेस का लिमिटेशन क्या है। नॉट विद अंडरस्टैंडिंग वेरियस एडवांटेजेस, नॉट विद स्टैंडिंग वेरियस एडवांटेजेस, यानी ऊपर का सब एडवांटेज आप भूल जाइए, उसको ध्यान में मत रखिए, अब आगे बात करेंगे। द सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट फ्री फ्रॉम लिमिटेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप ही नहीं, आगे जो भी पढ़ेंगे सबका अपना फीचर है, मेरिट है और डिमेरिट है, ठीक है। कोई भी ऐसा चीज इस धरती पे नहीं है जिसका मेरिट भी ना हो और डिमेरिट भी ना हो, सबका मेरिट अपना अपना है, सबका डिमेरिट है। अब बात है नजरिया, सोच का, कि किसके लिए कौन सा मेरिट दिख रहा है और किसको कौन सा डिमेरिट दिख रहा है, ठीक है। Some of the major limitation of sole proprietorship are as follow। पहला है हमारा limited resources। एक बात बताइए, बिजनेस का मालिक कौन, एक ही आदमी है, जो भी पैसा वो खुद ही लगाएगा, तो बताइए एक आदमी कहीं ना कहीं एक लिमिट तो है ना कि वो पैसा कितना लगाएगा, यानी रिसोर्स का लिमिटेशन है। अगर फर्दर उसको अपने बिजनेस को ग्रो करना है और उसके पास पैसा नहीं है, फिर वो इस फॉर्म ऑफ बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाएगा, या तो उसको फॉर्म ही अपना चेंज करना पड़ेगा। Resource of a sole proprietorship are limited to his her personal saving and borrowing from bank। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है वो, बैंक से लोन लेगा, लेकिन बैंक भी एक लिमिट तक ही लोन देगी, ठीक है। बैंक एंड अदर lending institution may hesitate to extend a long term loan to a sole proprietorship। अच्छा और एक बात देख लीजिए आप, बैंक्स जो होते हैं ना वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को लोन नहीं देते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको भी ये बात पता है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस है वो लीगली ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं है उसके पास, उसने ज्यादा रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं किया हुआ होगा, ठीक है, वो कभी भी बिजनेस बंद कर सकता है, ठीक है। लैक ऑफ रिसोर्सेज इज वन ऑफ द मेजर रीजन व्हाई साइज ऑफ द बिजनेस रेयरली ग्रोज मच एंड जनरली रिमेन्स स्मॉल। यानी कि जो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप है, लिमिटेड रिसोर्स होने की ही वजह से हमने देखा है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है वो छोटे ही लेवल पे होता है, क्योंकि बड़ा लेवल वो कर ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस यानी पैसे का लिमिटेशन है। लिमिटेड लाइफ ऑफ द बिजनेस कंसर्न, यहाँ पे जो भी बिजनेस है सिंगल आदमी कर रहा है, अगर वो जो अभी हमने पीछे देखा था कि बिजनेस क्लोज हो जाएगा अगर उसका डेथ हो गया, इंसानिटी हो गया, इम्प्रिजनमेंट हो गया, फिजिकल एलिमेंट हो गया, तो बिजनेस बंद करना पड़ेगा, यानी बिजनेस का लाइफ लिमिटेड है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, स्टार्टिंग में इसके बारे में हमने बात कर लिया है कि बिजनेस जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है उसका अनलिमिटेड लायबिलिटी है और ये उसके लिए डिसएडवांटेज होगा, यानी बिजनेस का जो भी लायबिलिटी होगा जो बिजनेस अपने एसेट से पे नहीं कर पाएगी वो प्रोप्राइटर यानी ऑनर को पे करना पड़ेगा, तो ये डिसएडवांटेज है। A major disadvantage of sole proprietorship is that the owner has unlimited liability, ठीक है। If the business fails, the creditors can recover their due not merely from the business asset, केवल business asset से ही नहीं, उसके अलावा from the personal assets of the proprietor also। A poor decision or unfavorable circumstances can create serious financial burden on the owner, ठीक है। और आप सोचिए अभी जो मैंने एग्जांपल अपना लिया था कि मैंने अपना बिजनेस शुरू किया, सपोज करिए 10 करोड़ में, अब बिजनेस में आग लग गया, ठीक है, आग लग के सारा एसेट जल गया, सब एसेट जल गया, स्टॉक जल गया, सब कुछ, फर्नीचर, कंप्यूटर, सब कुछ जल गया,
ठीक है, और 10 करोड़ के बाद मैंने 5 करोड़ का लोन भी लिया था, तो जो बैंक है, बैंक पहले जाएगा मेरे बिजनेस में, देखेगा कुछ नहीं है, वो सीधे दौड़ के मेरे पास आ जाए। अब सपोज करिए मेरे पास 10 करोड़ ही रुपया था, तो 5 करोड़ और मुझे देना ही पड़ेगा, लीगली मैं बाउंड हुई है देने के लिए, ठीक है। यानी सोचिए आप कितना बर्डन होता है, ठीक। अगला हमारा ठीक है, दैट इज व्हाई अ सोल प्रोप्राइटरशिप इज लेस इंक्लाइन टू टेक रिस्क इन फॉर्म ऑफ इनोवेशन और एक्सपेंशन। और इसीलिए जो हमारे सोल प्रोप्राइटर होता है वो इनोवेशन और एक्सपेंशन में ज्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही रिस्क हो जाएगा। उधर से अगर उधर पैसा खर्च किया और पैसा अगर नहीं आया, इनकम अल्टीमेटली नहीं हुआ उस इनोवेशन से, मान लीजिए जरूरी तो नहीं है ना कि इनोवेशन कर रहे हैं तो वो कामयाब ही होगा, तो फिर लॉस फिर उसको अपने घर से देना पड़ेगा, ठीक है। अगला हमारा लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। अच्छा, जो भी यहाँ पे मैनेजमेंट करेगा वो कौन करेगा? वो खुद ही अपना अकेले करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अकेला आदमी कितना मैनेजमेंट कर सकता है? अगर 1-2 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 100 लोग मिल जाएंगे तब ज्यादा अच्छा मैनेजमेंट होगा एज कम्पेयर टू सिंगल। तो यही बोल रहा है इसलिए कि मैनेजरियल एबिलिटी भी लिमिटेड होगा, ठीक है। The owner has to assume the responsibility of varied managerial tasks such as purchasing, selling, financing, etc. सब कुछ उसको अकेले करना पड़ता है, ठीक है। It is rare to find an individual who excels all this area, ठीक है। और सारा काम एक आदमी कैसे कर सकता है? Purchasing, selling, financing, manufacturing, सब कुछ खुद नहीं कर सकता, ठीक है। कितना भी कोई क्यों ना हो, लिमिटेशन तो ये सब मैनेजरियल एबिलिटी उसी के अंदर नहीं होगा। Thus decision making may not be balanced in all the cases. Also, due to limited resources, sole proprietor may not be able to employ and retain talented, ambitious employee. अच्छा, अब उसके पास पैसे भी कम है, ठीक है, और पैसे कम है तो फिर ज्यादा एम्प्लॉय भी वो नहीं रख सकता है, ठीक है। और ना ही ज्यादा एम्प्लॉय रख सकता है और ना ही टैलेंटेड एम्प्लॉय रख सकता है, क्योंकि टैलेंटेड एम्प्लॉय का क्या होगा? ज्यादा पैसा लेंगे और इसके पास पैसे का थोड़ा कमी है, ठीक है। दो सोल प्रोप्राइटरशिप सफर फ्रॉम वेरियस शॉर्टकमिंग्स, many entrepreneurs opt for this form of organization because of its inherent एडवांटेजेस, ठीक है। यानी शुरू में जो एंटरप्रेन्योर है वो स्टार्टिंग में क्या करते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप ही खोलते हैं, ठीक है। इट रिक्वायर्स लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल। क्यों? क्योंकि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए स्टार्टिंग में तो पैसा कम ही लगता है, ठीक है। इसीलिए जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो पहले सोल प्रोप्राइटरशिप ही खोलते हैं। It is best suited for businesses which are carried out on a small scale and where the customer demand personalized services। यानी वो बिजनेसेस जो स्मॉल स्केल पे रन करना है, यानी अल्टीमेटली कहने का मतलब पैसा, रिसोर्सेस कम लगेंगे। या दूसरा कि कस्टमर का डिमांड है पर्सनलाइज सर्विस, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया था हमने थोड़ी देर पहले, ब्यूटी पार्लर हो गया, हेयर सैलून हो गया। यहाँ पे पर्सनलाइज सर्विस यानी जो भी सर्विस होगा वो कस्टमर और मालिक यानी ऑनर के बीच का होगा, यानी वो, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको कोई डाउट है, जितना अभी तक पढ़ा है उसमें अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों को भी बेनिफिट हो इस चैनल से तो प्लीज आप उनको भी मेरे चैनल को आप शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।